बसंतपुर गांव की एक छोटी सी पक्की सड़क पर जब लाल रंग की गाड़ी रुकी तो पूरा मोहल्ला अपनी अपनी छतों और खिड़कियों से झांकने लगा। गाड़ी का दरवाजा खुला और सबसे पहले बाहर आए चमकते हुए सुनहरे गोटे वाली लाल साड़ी के पल्लू के किनारे। रीना ने जब अपना दाहिना पैर गाड़ी से बाहर निकाला तो उसकी पायल की झंझनाहट ने गांव की दोपहर की खामोशी को तोड़ दिया। रीना शहर के एक मध्यम वर्गीय लेकिन आधुनिक परिवार में पली बड़ी लड़की थी। उसने अब कॉलेज पूरा किया, किताबों की दुनिया थी देखी थी और उसकी अपनी एक अलग सोच थी। लेकिन वह बसंतपुर के सबसे सम्मानित और पुराने घराने दीक्षित भवन की बड़ी बहू बनकर आई थी। घर के मुख्य द्वार पर पीतल की बड़ी सी थाली में आलता और रोली सजा खड़ी थी। मालती देवी यानी रीना की सास। ढलती उम्र के बावजूद चेहरे पर कड़कपन, आंखों में एक अजीब सा अनुशासन और माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी। पूरे गांव में मालती देवी का रसूख था। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बेटे को अपने दम पर पूरे घर को संभाला था। बेटे सुमित को पढ़ा लिखा कर शहर की बड़ी कंपनी में अफसर बनाया था। उनके लिए अनुशासन ही जीवन का दूसरा नाम था। पैर जरा संभाल कर रखना रीना। मालती देवी की आवाज में ना तो ज्यादा मिठास थी ना ही ज्यादा कड़वाहट, बस एक भारीपन था। यह घर चौखट से नहीं नियमों से चलता है। रीना ने घूंघट के पीछे अपनी सास के चेहरे को देखने की कोशिश की। सुमित ने शादी से पहले ही बता दिया था, माँ थोड़ी सख्त है। रीना लेकिन दिल से बुरी नहीं थी, बस अपनी चीजों और असूलों को लेकर थोड़ी जिद्दी थी। रीना ने आलता से भरी थाली अपने पांव रखे और संगमरमर के फर्श पर अपने लाल पैरों के निशान छोड़ते हुए अंदर दाखिल हुई। उस समय उसे अंदाजा नहीं था कि लाल निशान सिर्फ उसके आगमन के नहीं बल्कि उन इम्तिहानों के भी थे जो आगे आने वाले थे। शादी के अगले दिन की सुबह रीना के लिए बेहद नहीं थी। शहर में जहाँ उसकी सुबह 8 बजे तक आराम से होती थी, वहीं बसंतपुर में 5 बजे ही मंदिर की घंटियां और चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो जाती थी। जब रीना तैयार होकर नीचे आई तो मालती देवी रसोई में पीतल के भगोने में चाय चढ़ा रही थी। सूती साड़ी का पल्लू कसकर कमर पे बांधा हुआ था। प्रणाम माँ जी। रीना ने आगे बढ़कर उनके पैर छूने चाहे। मालती देवी थोड़ा पीछे हटी और बोली, सदा सुहागन रहो। पर सुनो, इस घर में सुबह 6 बजे तक पूजा और रसोई का काम शुरू हो जाता है। सुमित शहर में कुछ भी खाता हो, यहाँ उसे समय पर नाश्ता मिलना चाहिए। जी माँ जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी, रीना ने नम्रता से कहा। आज का नाश्ता मैं बना दूं? मालती जी ने रीना की तरफ देखा। उसकी रेशमी साड़ी और हाथों में बजती कांच की चूड़ियां रसोई के माहौल में मेल नहीं खा रही थी। बना लो, पर याद रहे मसालों का हिसाब किताब जरा ध्यान से। इस घर में नाप तोलकर खाना बनता है, बर्बादी मुझे बर्दाश्त नहीं। रीना मुस्कुराई और रसोई में चली गई। उसने अपनी माँ से सीखी हुई सूजी का हलवा और पूड़ी बनाने का फैसला किया। उसने पूरी लगन से खाना बनाया, केसर डाला, मेवे काटे और बड़ी खूबसूरत से थाली सजाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। जब मालती देवी का पहला चम्मच हलवा मुंह में रखा तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने तुरंत चम्मच रख दिया। ये क्या क्या हुआ माँ जी, अच्छा नहीं लगा? रीना ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मीठा बहुत ज्यादा है रीना, मालती ने ठंडे स्वर में कहा, और हलवे में केसर मेवा डालकर खाना सिर्फ त्योहारों पर अच्छा लगता है, रोज रोज ऐसी आदतों का बजट बिगड़ जाता है। हमारे यहाँ सादा और पौष्टिक खाना बनता है, जायके के नाम पर चीजें ज्यादा जाया नहीं की जाती। रीना का दिल बैठ गया। उसने सुमित की तरफ देखा, लेकिन सुमित ने नजरें चुरा ली। वह अपनी माँ और पत्नी के बीच में जगह पड़ना नहीं चाहता था। उस दिन रीना को पहली बार एहसास हुआ कि सास के घर में अपनी जगह बनाना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। समय बीत गए और रसोई से शुरू हुई है अनबन घर के हर कोने में फैलने लगी। मालती देवी का हर काम काम करने का तय तरीका था। झाड़ू किस दिशा में लगानी चाहिए, कपड़े धोकर धूप में कैसे सुखाए जाने चाहिए, और शाम को आरती के समय दिया कहाँ रखना चाहिए, यह सब कुछ उनके नए नियमों के हिसाब से होता था। दूसरी ओर रीना एक आजाद ख्याल और पढ़े लिखे माहौल से आई थी। वह कामों को इतना आसान बनाने की तरीके ढूंढती रहती थी। जब उसने घर के कपड़े धोने की मशीन इस्तेमाल करने की बात कही तो मालती देवी ने साफ मना कर दिया। हाथों से धुले कपड़ों की सफाई मशीन कभी नहीं दे सकती। जब तक मेरे शरीर में ताकत है, या बिजली का बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रीना ने जब बैठक की पुरानी अलमारियों और पर्दों को बदलकर थोड़ा आधुनिक लुक देने की कोशिश की तो मालती देवी भड़क गई। यह
घर तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगा रीना। मालती देवी ने ऊंची आवाज में कहा, यह पर्दे, यह साज सामान सामान तुम्हारे ससुराल की पसंद की है। उनकी यादें जुड़ी हैं। ससुर की पसंद की है, उनकी यादें जुड़ी हैं। शहर का फैशन यहाँ मत लाओ। रीना की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैं बस थोड़ा सा साफ और सुंदर बनाना चाहती थी। मेरा मकसद किसी की यादों को चोट पहुंचाना नहीं था। सुंदरता दिखावे में नहीं, व्यवस्था में होती है, मालती देवी ने रूखेपन से कहा और अपने कमरे में चली गई। उस रात रीना अपने कमरे में रो पड़ी। सुमित ने उसे चुप कराने की कोशिश की। रीना, समझो ना, माँ अकेले रही है। उनके लिए यह घर ही सब कुछ है। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं ही क्यों करूं हमेशा एडजस्ट, सुमित? रीना ने सिसकते हुए पूछा। क्या क्या घर में मेरी पसंद, मेरी भावना का कोई मोल नहीं? मैं इस घर को अपना मानकर आई हूँ, लेकिन माँ जी मुझे हमेशा एक बाहरी इंसान की तरह देखती है। सुमित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। समय के साथ मालती देवी और रीना के बीच की दूरी घटने की बजाय बढ़ती चली गई। छोटी छोटी बातें, जैसे सब्जी में नमक का कम होना, शाम को ढलते ही बत्ती जलाना, या रिश्तेदारों से बात करने का तरीका, मुद्दे बनने लगे। गांव की औरतें भी आग में घी डालने का काम करती रही। एक दोपहर पड़ोस की काफी और कुछ महिलाएं बातें कुछ महिलाएं आए। बात करते करते काकी ने कहा, मालती बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, पर लगता है इसे घर गृहस्थी का काम ज्यादा नहीं आता। कल मैं देख रही थी, कपड़े सुखाते वक्त पल्लू भी सिर पर नहीं था। मालती देवी ने उसी वक्त काकी को टाल दिया, लेकिन उनके जाने के बाद रीना पर बरस पड़ी। गांव में हमारी एक इज्जत है रीना, यहाँ के संस्कार अलग है। अगर तुम अपनी मनमर्जी करोगी तो लोग तुम्हें ही ताना मारेंगे कि सास बहू को संभाल नहीं पाई। रीना ने, जो पहले से अपने अस्तित्व को ढूंढने की जंग लड़ रही थी, अब सब्र खो चुकी थी। माँ जी, हर बात में गांव की इज्जत और संस्कारों को लाना कहाँ तक सही रहे? रीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कपड़े कैसे सुखाती, इससे आपकी इज्जत कम नहीं होती। आप हमेशा मुझे नीचे दिखाने का मौका ढूंढती हैं। आपने कभी मुझे बहू समझा ही नहीं, बस एक नौकरानी की तरह नियम थोपती रही। यह शब्द मालती के कलेजे को तीर की तरह लगे। उनका चेहरा लाल हो गया। नौकरानी? मालती देवी की आवाज कांप रही थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रीना, तो आज से तुम्हें इस घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में बैठो। यह घर जैसे इतने सालों से चला है, मैं वैसे ही आगे चलेगा। उस दिन के बाद घर में एक भयानक न खामोशी छा गई। मालती देवी ने रीना से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। रीना रसोई में जाती तो मालती देवी वहां से उठकर चली जाती। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अजनबियों की तरह हो गए। सुमित बीच में पिस रहा था, लेकिन वह दोनों में से किसी को समझाने में नाकाम रहा। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। दोपहर होते होते मूसलाधार बारिश होने लगी। बसंतपुर गांव की पुरानी सड़कें पानी से भरने लगी। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे बज रहे थे। सुमित किसी काम के पास से वाले शहर में गया हुआ था और तूफान के कारण रास्ते बंद होने से वहीं फंस गया था। उसने फोन करके बताया कि रात को वापस नहीं आ पाएगा। घर में रीना घर में सिर्फ रीना और मालती देवी थी। बातचीत बंद होने के कारण दोनों अपने अपने कमरे में थी। रात के लगभग 12 बजे बारिश का जोर और बढ़ गया। बिजली कट चुकी थी और पूरे घर में गहरा अंधेरा छा गया था। रहीना मोमबत्ती जलाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसे नीचे से अचानक से कुछ गिरने का करार की आवाज सुनाई दी। आह माँ! वो रीना का दिल धड़क उठा। वह तुरंत मोमबत्ती लेकर नीचे भागी। नीचे का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। बारिश का पानी छत से टपक कर आंगन के फर्श पर जमा हो गया था और फिसलन के कारण मालती देवी वहां गिर पड़ी। वह अपने सीने को पकड़े हुए जमीन पर तड़प रही थी। उनके चेहरे पर बेतहाशा दर्द के भाव थे और वह सांस लेने के लिए तड़प रही थी। माँ जी! रीना सब भूलकर उनकी तरफ भागी। उसने मोमबत्ती एक तरफ रखी और मालती देवी का सिर अपनी गोद में उठा लिया। मालती देवी का शरीर ठंडा पड़ रहा था उसे, और उनका हांफना बढ़ता ही जा रहा था। यह सिर्फ गिरने की चोट नहीं थी, उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा था। माँ जी, क्या हुआ? बोलिए ना। रीना की आंखों में आंसू बहने लगे। मालती देवी ने कांपते हाथों से रीना का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में असहायता और भय था। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रीना समझ गई थी कि समय बहुत कम है। बाहर तूफान तांडव मचा रहा था। बिजली बंद थी और सुमित शहर के में फंसा हुआ था। गांव का छोटा सा अस्पताल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था। मुझे हिम्मत हारनी नहीं होगी, रीना ने खुद से कहा। उसने मालती देवी को सहारा देकर सीधा लिटाया और पूरी ताकत लगाकर उन्हें सोफे पर बिठाने की कोशिश की।
मालती देवी का वजन ज्यादा था, लेकिन रीना के अंदर ना जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। उसने तुरंत बाहर निकलकर पड़ोसियों के दरवाजे खटखटा, लेकिन तूफान और बारिश की आवाज किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कोई गाड़ी या ऑटो मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रीना वापस अंदर भागी। घर के पीछे वाले हिस्से में एक पुरानी बैलगाड़ी और एक हाथ खींचने वाली ट्रॉली थी, जिसका इस्तेमाल अनाज की बोरियां ढोने के लिए होता था। रीना ने बिना एक पल गवाए उस ट्रॉली पर मोटे गद्दे और तिरपाल बिछाए। वह मालती देवी को घसीटते हुए बाहर लाई और बेहद सावधानी से उन्हें ट्रॉली में लिटाया। माँ जी, आप घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, रीना ने रोते हुए कहा और तिरपाल से उन्हें ढक दिया ताकि वे भीगे नहीं। उसके बाद जो हुआ वह बसंतपुर गांव के इतिहास में मिसाल बन गया। तपती सड़कों और बहते पानी के बीच आंधी रात को एक पढ़ी लिखी शहरी लड़की अपनी सास की जान बचाने के लिए उस भारी ट्रॉली को खुद खींचती हुई सड़क पर निकल पड़ी। बारिश का पानी सिर्फ घुटनों तक आ रहा था। हवा के थपेड़े उसे पीछे धकेल रहे थे, लेकिन रीना के कदम रुके नहीं। उसके पाँव में चप्पल नहीं थी। कंकड़ और कांच के टुकड़े उसके पैरों में चुभ रहे थे। खून निकल रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि ट्रॉली पर लेटी उसकी सास की सांसें चल रही हैं या नहीं। माँ जी, आंखें खुली रखिए, हम पहुंचने वाले हैं, रीना चिल्ला रही थी। उसकी आवाज तूफान के शोर में दब रही थी। जमीन पर फिसलन थी। कई बार रीना गिरी, उसकी खुनियाँ कोहनियाँ छिल गई, लेकिन वह हर बार उठ खड़ी हुई। उसकी हिम्मत के आगे उस रात का तूफान भी छोटा पड़ गया था। लगभग 45 मिनट के कड़े संघर्ष के बाद पूरी तरह से लहूलुहान भीगी हुई रीना मालती देवी को लेकर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। अस्पताल का दरवाजा पीट पीट कर इन्होंने डॉक्टर को जगाया। डॉक्टर ने जब मालती देवी की हालत देखी तो उन्हें तुरंत इमरजेंसी में वार्ड में ले गए। रीना बाहर गलियारे में जमीन पर बैठ गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, ले पैरों से खून बह रहा था, हाथ कांप रहे थे और वह पूरी तरह हाँफ रही थी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर बाहर आए। आप इनकी क्या लगती हैं? डॉक्टर ने पूछा। मैं इनकी बहू हूँ, रीना ने डरी हुई आवाज में कहा। डॉक्टर ने रीना की तरफ देखा, उसके पैर छिले हुए हाथों और खून से सने पैरों को देखा। डॉक्टर की आंखें नम हो गई। अगर आप इन्हें 10 मिनट और देरी से लाती तो हम इन्हें बचा नहीं पाते। डॉक्टर ने रीना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इन्हें बहुत गंभीर हार्ट अटैक आया था। आपने जिस हिम्मत से इस तूफान में इन्हें यहाँ पहुंचाया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपकी सास बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें आपके जैसी बहू मिली। रीना ने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू डर के नहीं बल्कि सुकून के थे। सुबह जब बारिश थमी और सूरज की किरणें खिड़की से बाहर आई तो मालती देवी के होश आया। उसके पास ड्रिप लगी हुई थी। सुमित भी किसी तरह से खबर मिलते ही दबे बदहवास हालत में अस्पताल पहुंच चुका था। वह रीना के पास बैठा उसके जख्मी पैरों पर पट्टी बांध रहा था। मालती देवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने सामने सुमित को देखा और रीना को देखा। रीना के चेहरे पर थकान थी, हाथों और पैरों पर पट्टियां बंधी थी। मालती देवी ने डॉक्टर के पास पूरी बात सुनी। ही उस रात क्या हुआ था उन्होंने पता चला कि जिस बहू को ताने और नियमों के बांधती रही, जिसे वह कभी अपना नहीं मान सकी, उसी बहू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें पीठ पर ढोकर अस्पताल पहुंचाया। मालती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह पहली बार था जब सुमित ने अपनी कठोर माँ को इस तरह रोते हुए देखा था। रीना, मालती देवी की कांपती हुई आवाज आई। रीना उठकर उनके पास गई। माँ जी, आप ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा? मालती देवी ने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और रीना का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने रीना के हाथ पर बने जख्मों को देखा, उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मालती देवी की हिचकी बन गई। मैं अंधी थी जो इतने दिनों तक तेरा दिल नहीं देख पाई। मैं संस्कारों का ढोंग करती रही और तूने सच्चे संस्कार निभाकर मेरी जान बचा ली। रीना की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने झुककर मालती देवी के माथे को चूम लिया। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं। एक बेटी अपनी माँ के लिए जो करती है मैंने भी वही किया। उसी पर रसोई के बर्तनों, घर के पर्दे और पुरानी परंपरा के बीच दीवार खड़ी थी। वह हमेशा हमेशा के लिए ढह गई। एक हफ्ते बाद जब मालती देवी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो दीक्षित भवन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। घर के मुख्य द्वार पर इस बार आलता की थाली नहीं बल्कि मालती देवी ने खुद रीना के लिए आरती की थाली सजाई थी। उन्होंने रीना को अपने गले लगाया और घर के अंदर ले आई। अब रसोई में
कड़कपन नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार था। मालती देवी रीना को अपनी पसंद का खाना बनाने देती बल्कि खुद भी उसे शहर की नई नई रेसिपी सीखती थी और रीना भी बड़े चाव से मालती देवी के घर की परंपराएं मसाले अचार बनाने के तरीके सीखती थी। जब रीना ने बैठक के पर्दे बदले तो मालती देवी ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह रीना, इन पर्दों से तो घर की इतनी रोशनी आ गई है। गाउन की काफी और जब जब वो फिर से एक दिन आकर तंज कसने लगी तो मालती देवी ने उन्हें साफ शब्दों में जवाब दिया, कहा कि मेरी बहू शहर से आई है पर उसका दिल गंगा की तरह पवित्र है। उसने मुझे नया जीवन दिया है। अब इस घर में वही होगा जो मेरी बहू चाहेगी। सुमित अपनी माँ और पत्नी के बदलते रिश्ते को देखकर मुस्कुराता रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रीना और मालती देवी आंगन में बैठी चाय पी रही थी। मालती देवी ने अपनी सोने की पुरानी चूड़ियां निकाली और उसके पति के ने उन्हें शादी में दी थी। रीना के हाथ में पहना दी। माँ जी, ये सब तो आपकी सबसे कीमती धरोहर है, रीना ने झिझकते हुए कहा। मालती देवी ने रीना के हाथों को अपने हाथ में लिया। उनकी आंखों में अपार स्नेह था। धरोहर चीजों की नहीं होती रीना, रिश्तों की होती है। मालती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सास और बहू का रिश्ता कड़वाहट से नहीं बल्कि एक दूसरे के समझने से बनता है। तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया, अब इस घर की असली मालकिन तुम हुई हो। रीना ने अपनी सास के कंधे पर अपना सर रख दिया। आंगन में तुलसी का पौधा हवा की तरह लहरा रहा था और उसकी महक पूरे घर में फैल रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उस घर में अब प्रेम और अपनेपन की महक फैल रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी मालती देवी और रीना की कहानी है जो हमें सिखाती है कि कोई भी रिश्ता कड़वाहट से नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और दूसरों को समझने से खूबसूरत बनता है। अगर हम अपने अहम को भूलकर एक कदम बढ़ाएं तो हर घर प्यार का आशियाना बन सकता है। अगर आपको ये भावुक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों को के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।